बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 128 मुलाहिज़ा फरमाएं। तफ्तीश के लिए मैंने कहा तरीका मेरा अपना होगा जो मैंने पहले कभी इख्तियार नहीं किया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मोहसिन कुछ देर सोचता रहा। उसका जहन तमाम मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायज़ा लेता रहा। कामयाबी और नाकामी के इम्कानात पर गौर करता रहा और ये सोचता रहा कि इतना बड़ा ख़तरा मोल लेना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी। फिर उसने आहिस्ता से सर हिलाया और बाहर चला गया। राबिया मुझे उस वक्त तक देखती रही जब तक मैं दीवार पर से दूसरी जानिब नहीं उतर गया। रात के 3 बज चुके थे। मैंने ब्रीफ केस को फिर पहले वाली पोजीशन में दीवार से लगाया और उसके ऊपर चढ़ गया। राबिया अब भी नीम रोशन दरीचे में तस्वीर बनी खड़ी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक मोहसिन को मेरे प्लान पर अमल दरामद में 10-15 मिनट बहरहाल दरकार थे। तशवीश मुझे भी थी तो सिर्फ मोहसिन की तरफ से। मोहसिन उसे आज़ाद करते वक्त मोहतात तो रहेगा, लेकिन उसके बावजूद रिहाई पाने के बाद उस बदमाश ने बेरहमी का मुजाहरा किया और बेहोश करने की बजाय मोहसिन को ख़त्म करना चाहा। नहीं, मैंने खुद को तसल्ली दी, मोहसिन इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा। वह मफरूर होने वाले की नीयत बदलते देखेगा तो अपना दिफा करेगा, उसे फिर पकड़वा देगा। मोहसिन की मदद के बगैर वो घर से नहीं निकल सकता था। उसे शक तो होगा कि दुश्मन अचानक मेहरबान कैसे हो गया। मुमकिन है वो 5 गलत नाम और पते बता दे और मोहसिन को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नाकआउट करके निकल जाए। मेरी परेशानी का दूसरा सबब यह था कि इस वक्त मैं अपने कैदी को कहाँ लेकर जाऊंगा और कैसे लेकर जाऊंगा। इतनी रात गए किसी सवारी का मिलना महाल था। ज्यादा इम्कान इस बात का था कि मुझे रात के पहरेदार देख लें और शक में पड़ जाएं, क्योंकि मुझे उसको कंधे पर डाल कर ही ले जाना था। मैं सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। मुझे जो कुछ करना था मुजरिम के फरार का राज अफशा होने से पहले करना था। मुमकिन है 15-20 मिनट बाद ही रिजवी साहब तफ्तीश के नताइज मालूम करना चाहें और मोहसिन को बेहोश पड़ा देख लें। उसके बाद जो अफरा तफरी फैलेगी उसमें मफरूर मुल्जिम की तलाश भी होगी। उसे घर के अंदर, बाहर, बाग में और आसपास के घरों में देखा जाएगा। मेरे लिए ज़रूरी होगा कि इससे कबल ही निकल जाऊं। मुझ पर इंतजार का एक एक लम्हा उस वक्त भारी महसूस होने लगा था कि अकबी हिस्से की जानिब मैंने एक साया सा मुतहर्रक देखा। वो दबे पांव तेज कदम उठाता दीवार की तरफ बढ़ रहा था। उसे कैच करने के लिए मुझे फौरन अपनी पोजीशन तब्दील करनी पड़ी। जब वो दीवार पर चढ़ा तो मैं नीचे बैठा था। उसने छलांग नहीं मारी, बल्कि उल्टा होकर हाथों के सारे नीचे लटका। उसी वक्त मैंने उसे दबोच लिया। उसके हल्क से आवाज़ तक ना निकल सकी। उसे हैरान होने और ये समझने का मौका भी ना मिला कि उसकी रिहाई दर हकीकत दूसरी कैद थी। मैंने उसके नरखरे पर वार किया और वो ढीला पड़ के मुझ पर झूल गया। मैंने ब्रीफ केस उठाया, उसे कंधे पर यूं डाला कि उसकी दोनों टांगें मेरी पुश्त की जानिब लटकती रहीं। बाकी दाढ़ और दोनों हाथ आगे रहे। किसी तवक्कुफ के बगैर मैं कोठी के गेट से निकलकर सड़क पर आ गया। उस शख्स का वजन काफी था, लेकिन उसे खुद उठा के ले जाने के सिवा मैं क्या कर सकता था। मोहसिन किस हद तक कामयाब रहा था, इसका फैसला क्यास की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता था। अभी तो मेरा जल्द अज जल्द इस जगह से दूर चले जाना जरूरी था। सड़क बिल्कुल अंधेरी थी। आखिरी दिनों का चांद भी गायब हो चुका था। 100 कदम का फासला तय करते करते मेरा सांस फूल गया। फिर दाईं जानिब दीवार का वही शगाफ नजर आ गया जो मेरे अगवा करने वालों ने कार टकरा के बनाया था। मैंने बेहोश को उस दीवार के पीछे डाल दिया। उसके लिए मुझे संभल कर मलबे के ढेर को उबोर करना पड़ा। मेरा पैर जरा भी लड़खड़ा जाता तो पाँव में मोच आ जाती। फिर मैं सोचने लगा कि इस कैदी को किस तरह महफूज मुकाम पर मुंतकिल करूं और कैसे ले जाऊं। सुबह का उजाला फैलने तक मैं इसी जगह इंतजार करता तो खुद भी पकड़ा जाता। एक डर ये भी था कि मैं कहीं से टैक्सी पकड़ लाया तो टैक्सी वाला इसे बेहोश सवारी को देखकर परेशान होगा या शकूक में मुब्तला हो जाएगा। मुमकिन है वो इनकार कर दे और मैं जबरदस्ती करूं तो हंगामा करे। रात का बाकी हिस्सा मंजिल के घर गुजारा जा सकता था। वो सुबह होने से 2 घंटे कबल उठेगा तो हस्बे आदत शोर मचाएगा कि खुद तू शुतर बेमहार की तरह लावारिस फिर रहा है। शादीशुदा लोगों की अज़वाजी जिंदगी क्यों खराब करता है। लेकिन उसे तमाम हालात बताने जरूरी थे। सुबह उसके कोर्ट जाने तक कोई मसला नहीं होगा। मैं नहा धो के नाश्ता भी कर सकूंगा और उसके बाद भी देखी जाएगी कि अपना हेडक्वार्टर आर्जी तौर पर कहाँ कायम किया जाए। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम पहले करना था। चुनाचे मैंने ब्रीफ केस में से रिवाल्वर निकाला और पतलून की जेब में रख के बेसुध पड़े हुए शख्स का मुआयना किया। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी उसका आधे घंटे तक होश में आना मुश्किल था, लेकिन मैंने एहतियात बेहतर समझी। उसकी कमीज फाड़ के मैंने एक हिस्से को दोनों पैर बांधने के लिए इस्तेमाल किया और दूसरे को हाथ कमर के पीछे बांधने के लिए बुनियान उसके मुंह में ठोंसने के काम आया। कैदी की तरफ से मुतमईन होकर मैंने नहर की समत चलना शुरू किया। नहर के किनारे के साथ चलने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी और गदला पानी बिल्कुल खामोशी से नहर में बहता जा रहा था। सबसे पहले आमदे सुबह का ऐलान करने वाले मुर्ग भी अभी खामोश थे। साइकिलों और रेडियो पर दूध लाने वाले और अखबार ले जाने वाले भी नमूदार नहीं हुए थे। तो इस सड़क पर टैक्सी कहाँ से आती।
मैं धर्मपुरे के पुल की जानिब चलता गया। अभी मैं पुल तक पहुंचा नहीं था कि मुझे पीछे से पड़ने वाली हेडलाइट्स ने किसी गाड़ी की आमद की इतला दी। मैं रुक गया। अंधेरे में हेडलाइट्स की खैराकुन रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने बड़ी बेकरारी से हाथ हिला के उसे रुकने का इशारा किया। वो टैक्सी नहीं थी, कोई प्राइवेट कार थी। मेरे शरीफाना उलिये ने या मेरी इज़्तिराबी कैफियत ने ड्राइवर को ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया और कार मुझसे 20 गज आगे जा रुकी। मैं दौड़कर ड्राइवर के पास पहुंचा। वो तकरीबन 30 साल का खासा सेहतमंद जवान था। उसे खुद पर एतमाद ना होता तो इस सुनसान सड़क पर किसी अजनबी के लिए कभी ना रुकता। क्या बात है? उसने रऊनत अमेज सख्त लहजे में पूछा। देखिए प्लीज, मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है, मैंने अंग्रेजी में कहा, और बदकिस्मती से मेरी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया है। दूसरी सवारी कोई नहीं मिल रही है। आपको जहमत तो होगी, लेकिन मेरी माँ को फौरन हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो वो मर जाएगी। ब्रेक डाउन किसी भी कार का हो सकता है, ये बात सब कार वाले जानते हैं, और कभी ना कभी उन पर भी ऐसा वक्त जरूर आता है जब उनको मदद की जरूरत पड़ती है। ख्वाह मदद सिर्फ इतनी हो कि गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट कर दिया जाए। चुनाचे कार वालों के दरमियान इस तरह के बाइमी के जज्बात पैदल या बसों में सफ़र करने वाले बेकार लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मिलते हैं। एक ज़हनी, माशी और माशरती फ़र्क के बायस कार वाले और बेकार सिर्फ अपने जैसों की मदद करते हैं। ऑल राइट, वो बोला, मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने दरवाज़ा खोल के मुझे बैठने की दावत दे दी। गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और खिड़की से सर निकाल के पीछे देखा कि टायर फुटपाथ के किनारे से दूर है और पीछे कोई पत्थर या खंबा तो नहीं है। जब उसने दोबारा मेरी तरफ रुख किया तो रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ देखकर पहुंचकर रह गया। ये क्या है? उसने मुश्तिल लहजे में कहा। ये रिवॉल्वर है, मैंने उसे अंग्रेजी में समझाया। इसमें 6 गोलियां होती हैं। आदमी अमूमन एक ही से मर जाता है, और इतने कम फासले से तो निशाना खता होने का चांस नहीं है। मुझे ये कार चाहिए। बंद करो बकवास, वो बोला। मुझे मालूम नहीं था डाकू ऐसे सूट पहनकर घूमने लगे हैं और इतने शरीफाना लहजे में बात करते हैं। बहुत अच्छे एक्टर हो तुम। थैंक यू। जिस दिन इस पेशे से आमदनी ना रही मैं किसी फिल्म साज से बात करूंगा, मैंने कहा। वैसे इस वक्त भी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे जैसे ही हैं। अब आप खुद उतरना पसंद करेंगे या मैं आपको बाहर फेंक दूं? मेरे पास वक्त कम है। हाँ, नीचे उतर के उसने दर से दरवाजा बंद किया। तुम्हारी माँ मरने वाली होगी ना, वो तलख लहजे में बोला। वो उस वक्त मर गई जब मैंने होश भी नहीं संभाला था। मैंने उसकी जगह खिसकते हुए कहा, अब मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। गाड़ी आपको शाम 6 बजे बीर साहब के कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ी मिल जाएगी। चाबियां ग्लूज कंपार्टमेंट में होंगी, इसमें से एक चीज़ भी गायब नहीं होगी। इसलिए आप शाम तक गुजारा कर लें और पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने ना जाएं। बहुत वक्त ज़ाया करेंगे वो आपका। गाड़ी मिल जाएगी तब भी ACM से रिलीज ऑर्डर लिए बगैर आपके हवाले नहीं करेंगे। तोड़ो धूप और परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर आपने कंजूसी से काम लिया तो मुमकिन है वो टायर बदल दे, टेप निकाल लें या कागजात गायब कर दे। जज्बात से नहीं, अकल से काम ले। आप तो मुझे शरीफ आदमी तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से ये शरीफाना वादा है। वर्ड ऑफ ऑनर। थैंक यू सर, और खुदा हाफिज। और हाँ, कार किसी वारदात में भी इस्तेमाल नहीं होगी, डरने की बात नहीं है। वो दम बहुत खड़ा उल्लुओं की तरह मेरी शक्ल देखता रहा। उसने कार छीनने जाने की खबरें तो बहुत सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू कभी नहीं सुनी होगी। कोई फ़ोन नंबर है आपका तो बता दे। मुमकिन है मैं खतरा महसूस करूं तो कार को किसी और जगह छोड़ दूं और आपको इतला दे दूं। उसने जेब से कार्ड निकाला और मुझे थमा दिया। मालूम नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मगर ये लो। उसके पुरसुकून लहजे ने मुझे मुतमईन कर दिया कि ज़हनी तौर पर वो मेरा मशवरा कबूल कर चुका है। मैंने यूटर्न में गाड़ी को मोड़ा और स्पीड एकदम बढ़ा दी। फिर बांसु वाली सड़क पर मुड़ गया। वो टेल लाइट देखता रहता तो उसे मालूम हो जाता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी जहाँ मेरा कैदी पड़ा था, और कार का मालिक एथलीट होता तो दौड़ लगा के चंद मिनट में ही मेरी रवानगी से कबल वहां पहुंच सकता था। कार रोकने के बाद भी मैंने इस इम्कान को यकसर नजरअंदाज नहीं किया और गाड़ी से उतरकर 2 मिनट में कैदी को उठा लिया। उसे पीछे वाली नशिस्त की बजाय मैंने डिक्की में बंद किया और गाड़ी को सीधा ले गया। वो नई टोयोटा कोरोला थी, साल का मॉडल, मजबूत और ताकतवर इंजन वाली, लेकिन बिल्कुल खामोश। मंजिल के घर पहुंचते पहुंचते मुझे 4:30 हो गए। मैंने गाड़ी को 50 कदम दूर प्लाट के वस में खड़ा किया, जिसके 3 तरफ दूसरे घरों की दीवारों ने अहाता कर रखा था। डिक्की खोलकर देखने पर मुझे तकरीबन 10 गज लंबी रस्सी नजर आई। मोहतात लोग ऐसी कोई चीज जरूर रखते हैं जिसे ब्रेक डाउन की सूरत में गाड़ी को दूसरी गाड़ी के पीछे बांधकर गैराज तक ले जाया जा सके। इस वक्त ये रस्सी मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल हुई। मैंने अपने कैदी को इस तरह बांधा कि वो किसी वक्त होश में आ जाए, तब भी लातें चला के या हाथ मार के किसी को मुतवज्जो ना कर सके। डिक्की ला करके मैंने ब्रीफ केस में से पुलिस की वर्दी निकाली और गाड़ी में डाल दी। फिर मुझे ख्याल आया कि खाली ब्रीफ केस रखने का भी क्या फायदा। मैंने उसे भी गाड़ी में छोड़ा और गाड़ी को मुकफ्फल कर दिया।
अभी मैं पलटा ही था कि फॉक्स वैगन की मखसूस आवाज के साथ ही चमकते हुए लाल रंग वाली गाड़ी जूम से गुजर गई। फर्क चंद सानियों का था। अगर मैं कुछ आगे होता तो अंकल रिजवी की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाती, लेकिन वो सामने देख रहे थे, गालिबन मंजिर के घर को। गाड़ी राबिया ड्राइव कर रही थी। उनकी सिर्फ एक झलक देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे वो दोनों आसाबी कशीदगी का शिकार हों। रात के अंधेरे में अभी सुबह काजब का उजाला भी शामिल नहीं हुआ था, और यह भी मेरे नजर न आने की एक वजह थी। मैंने उनको उस वक्त देखा जब गाड़ी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे गुजर रही थी। बेइख्तियार मेरे कदम जमीन पर गड़ गए। मैंने पलटकर गाड़ी का दरवाजा खोला और वापस हुआ। किसी अनजाने खौफ के बायस मुझे खैरियत इसी में नजर आई, इस जगह से फौरन निकल जाऊं। इस वक्त अंकल रिजवी का राबिया के साथ मंदिर के घर आना बड़ी तशवीशनाक बात थी। क्या उन्हें शक हो गया था कि ब्रीफ केस बदल गया है? मोहसिन और राबिया ने हकायक को छुपाते हुए मेरी मदद की है, लेकिन यह ख्याल मेरे मुजरिम ज़हन की पैदावार था। रिजवी साहब ये कैसे समझ सकते थे फिर उनका राबिया को यहाँ लेकर आना चामैनी दार्द। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए मेरे ख्यालात के घोड़े हर समत में दौड़ रहे थे। एक वजह यह भी हो सकती थी कि उन्हें बराह रास्त मुझ पर शक हो कि मैं मुजरिम को निकाल कर ले गया। मोहसिन ने मुझे सिर्फ शक से महफूज रखने के लिए जाहिर किया कि खुद मुजरिम उसे नाक उठ करके भाग गया। मोहसिन की अदाकारी उन्हें कायल ना कर सकी हो, या उन्होंने देख लिया हो कि मोहसिन के सर पर किसी चोट का निशान नहीं है। पुराने तजरीबाकार और ज़हीन पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी नज़र धोखा नहीं खा सकती, और पुलिस तो हर किस्म के मफरूजात कायम कर लेती है और सबको काबिल कबूल समझती है। रिजवी साहब ने सोचा होगा कि मेरे ठिकानों में सरे फरीस मंदिर का घर है, वो मेरा दोस्त भी है, वकील भी, और कोई SSP क्या IG भी सर्च वारंट लिए बगैर उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। न जाने कितनी देर बाद मैंने गौर किया तो गाड़ी मॉडल टाउन से गुजर रही थी। सुबह का धुंधला का उफक को रोशन कर रहा था। सड़कों पर अब भी वैरानी का बसेरा था और घने दरख्तों में छुपी हुई कोठियां बेसदा थी। आज़ान फजर की आवाज़ कहीं बहुत दूर से आई। फिर पेड़ों की शाखों में हर आशियां से परिंदों की चहकार का मिला जुला शोर फैलने लगा। मैंने ब्रेक लगा के गाड़ी रोकी। वो घर जो कभी मेरा था आज भी वही था। चश्मे तसव्वुर से मैंने अंदर की हर ख्वाबगाह का, ड्राइंग रूम का, उनको मिलाने वाले रास्तों का, उन खिड़कियों और दरवाजों का तसव्वुर किया। सक्फो बाम से दरो दीवार तक सब कुछ वही था, लेकिन इसमें रहने वाले वो नहीं थे। वो मुझे क्या मेरे नाम को भी ना जानते होंगे। एक बार फिर मुझे वजीर खान का ख्याल आया जब उसने बहालत मजबूरी इस बरसों में शबो रोज की बेहद से तामीर होने वाले घर की मलकियत से महरूमी कबूल की होगी, तो उसके दिली जज्बात की नौयत क्या होगी। न जाने मैं इधर क्यों आ गया था। रास्ते तो बहुत थे, सारे शहर में हर तरफ फैले हुए। ये लाशऊर था जिसने शऊर को उलझनों में गिरफ्तार देखा तो मुझे इस समत ले आया। एक न एक दिन मुझे ये घर भी फिर आबाद करना है, हुआ इसके लिए मुझे मौजूदा मालिकों को 10 गुना कीमत देनी पड़े। मैंने गाड़ी को फिर स्टार्ट करते हुए अज़्म नो के साथ फैसला किया, मुझे अपना हक हासिल करना है। इंसाफ का हक, इंतकाम का हक, विरासत का हक, वजीर खान के ख्वाबों को ताबीर देने का हक, राबिया से वाबस्ता मुस्तकबिल को हकीकत में डालने का हक। वक्त की तजरीबात ने मुझे बता दिया था कि यह हक मांगने से नहीं मिलेगा, मांगने से तो कोई मुझे खैरात भी नहीं देगा। मुझे अपना हक छीनना पड़ेगा उनसे जो गासिब है। आदमी अब हैवान की सतह पर आ गया है कि जीने का हक भी उसे हासिल है जो ताकतवर है, और यह फना व बका की जंग रह गई है जिसमें कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं। जो असूलों और कानून का तहफ़्फ़ुज़ मांगे उसे खुद अपनी हिफाजत के लिए नाअहल समझ लिया जाता है। अगर यूं है तो यूं ही सही। मैं बता दूंगा कि मुझे ऐसे भी जिंदा रहना आता है। देखना है कि किस किस ने वजीर खान और मुझ से वो सब कुछ छीना जो उनका नहीं था। उसके बाद मुझे एक एक से सब वापस लेना है। जब गासिब कोई नहीं रहेगा तो खुद ब खुद हकदार को पहुंच जाएगा। अगला मोड़ काटने से पहले मेरी नज़र एक और जानी पहचानी मगर एक असीब ज़्यादा नजर आने वाली और वसी और अरीज कोठी पर पड़ गई। ये नवाब खसरू जमशेद का मस्कन भी रही थी और अब इसके एक गोशे में उसका मदफन भी था। उनकी कब्र लोहे की ग्रिल वाली 4 दीवारी के आखिरी मोड़ पर थी, संगमरमर के 4 सुतूनों वाली छत के नीचे। इसकी खानदानी वीरानी का तासुर पहले के मुकाबले में ज्यादा इबरत आमोज हो गया था। घास कुछ और बढ़ गई थी और अंदर बंद खिड़कियों और दरवाजों के टूटे हुए शीशों की तादाद भी ज्यादा हो गई थी जिनसे कमरों की तारीकी बाहर झांकती थी। गेट पोस्ट पर लगी हुई कसरे जमशेद की पीतल की तख्ती अपनी आबो ताब खो चुकी थी। गुज़िश्ता मरतबा मैं मोहसिन के साथ यहाँ आया था तो मेरी मुलाकात एक ज़ईफ़ुल उम्र माली से हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरी निगाह ने एक तब्दीली को नोट किया। लोहे का भारी भरकम गेट जिसके दोनों पट जंजीरों से मुकफ्फल थे और बरसों बंद रहने के बायस जाम हो गए थे, इस वक्त अध खुला हुआ था। इसको संभालने वाला एक सतून गिर गया था और इसके साथ ही एक पट भी जमीन बोस हो गया था। जंग खुर्दा जंजीर या कफल के टूटने से दूसरा पट नहीं गिरा था। नीचे गिरने वाले फर्श की ग्रिल में मट्टी भर गई थी और इसमें भी घास उग आई थी। टूटने वाले सतून का मलबा दूसरी तरफ पड़ा था।
थोड़ी सी एहतियात के साथ मैं इस खुले गेट से गाड़ी गुजार कर अंदर ले जा सकता था। मुझे जिस जगह अपनी ज़रूरत के ऐन मुताबिक नजर आई, इसकी वुसअत और वैरानी में मेरा वजूद सारी दुनिया से पोशीदा रह सकता था। मैंने कार को बैक किया और मोड़ कर दोनों तरफ से बचाते हुए अंदर ले गया। एक तरफ लोहे का गेट था तो दूसरी तरफ गेस्ट पोस्ट के मलबे पर पड़ा हुआ सतून का निचला हिस्सा। अगर किसी तरफ से गाड़ी जरा भी लग जाती तो इसकी हमवार चमकीली सतह पर डेंट पड़ जाता या पेंट उखड़ जाता। मैंने देखा तो दोनों तरफ मुश्किल से 1-1 इंच जगह थी। अगर आगे वो लोहे का गेट नहीं पड़ा होता तो मैं सीधा ही गुजर जाता, लेकिन गेट के चौकोर सरिये 1 इंच मोटे थे और उन पर से गाड़ी के अगले पहिए गुजरे तो मुझे यूं लगा जैसे मैं रेलवे लाइन के दरमियान स्लीपरों पर ड्राइव कर रहा हूँ। गाड़ी ने झटके लिए और स्टीयरिंग व्हील इधर से उधर हुआ तो पिछला हिस्सा लोहे के गेट से छूट गया। मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी और नीचे उतर के देखा तो टेल लाइट के साथ वाला हिस्सा पिचक गया था और टेल लाइट को भी नुकसान पहुंचा था। मुझे अफसोस हुआ, खैर मैं मालिक के लिए 5 रुपए छोड़ दूंगा ताकि जो कोफ्त और परेशानी उसे एक दिन कार के बगैर गुजारने से हुई उसका भी अजाला हो जाए और वो अपनी नई नवेली दुल्हन जैसी कार को फिर पहले जैसा बनवा ले। गुज़िश्ता बार मालिक हमारी बातों की आवाज़ों पर यूं आ गया था कि हमें खबर तक ना हुई थी। इस वक्त वो गाड़ी की आवाज़ पर भी नमूदार ना हुआ। मैंने हारन दिया और इंतज़ार किया, फिर गाड़ी को कसरे जमशेद के अकबी हिस्से में ले गया। हर रवेश और रास्ते पर घास खुदरू पौधे काबिल से, मगर वो ईंटों से बनी खाशिये जैसी 6 इंच ऊंची लकीर अब भी रास्तों की निशानदही करती थी। मैं घूमकर पीछे पहुंचा तो मुझे कदरे गरीबाना और मुख्तसर इमारत का मलबा नजर आया। उसके 2 ही कमरे सलामत खड़े थे। ये दोनों गैराज थे। एक में 1940 के मॉडल की कार का जंग खूरदा मट्टी से अटा हुआ ढांचा खड़ा था, जिसके टायर फ्लैट थे लेकिन शीशे बंद थे और दरवाजे मुकफ्फल थे। शायद 20-25 साल पहले ये कार इसी हालत में इसी जगह खड़ी हुई थी। बाकी इमारत सर्वेंट क्वार्टर मालूम होती थी। झाड़ जनकाड़ के दरमियान ईंटों का मलबा और आधी अधूरी बेछत की दीवारें। खराब हो जाने वाली दीवारों से लोग खिड़कियां और दरवाजे निकाल कर ले गए थे। बज़ाहिर अब कसरे जमशेद रूहों का मस्कन रह गया था, माजी का एक लावारस मिज़ार। मैंने एक बार फिर हारन दिया, माली अगर एक किनाल पर फैली हुई इमारत के किसी एक कमरे में मुकीम हो तो बाहर आ जाए, मगर अंदर से कोई नहीं निकला तो मैं नीचे उतर आया। आखिर वो माली कहाँ गया जिसने मुझे और मोहसिन को बताया था कि असल नवाब खसरू जमशेद को इंतकाल की ये ज़माना हुआ और उनके वारिस जो सिर्फ नाम के वारिस थे 10 साल कबल इंग्लिस्तान हिजरत कर गए थे तो वहीं के हो गए थे। उनके इकलौते बेटे खसरू परवेज ने वहीं शादी भी कर ली थी और 8 साल में एक बार भी नहीं आए थे। कार ऐसी जगह खड़ी थी कि सड़क पर से किसी को नजर नहीं आ सकती थी। मैंने कार की डिक्की खोली और अपने कैदी को देखा। वो होश में आ चुका था, मगर 3 घंटे तक 10 पाबंद था। डिक्की में पड़े रहने से नीम चाह था। उसके हाथ पैर खोले तो वो मुझे खौफ के बावजूद ऐसी नजरों से घूरता रहा कि दिली जज्बात उसकी सूरत पर तहरीर बन गए। आज़ाद होने के बाद उसे उठने में कुछ देर लगी। दौराने खून में रुकावट के बायस उसके हाथों और पैरों में दम ना रहा था। आप खुद तशरीफ लाएंगे या मैं आपको घसीट कर निकालूं? मैंने तंज अमेज पुर तमस्कुर लहजे में कहा। रुमाल मुंह से निकालकर आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों हथेलियां डिक्की के फर्श पर जमा के उठा। टांगों को 2-3 मरतबा हरकत दी और डिक्की से उतर आया। एक बार लड़खड़ाया और फिर संभल के खड़ा हो गया। मैं अकेला नहीं हूँ सिकंदर बाबू, उसने लंबे लंबे सांस लेकर कहा। वो तुम्हारा साथी तो बहुत बेवफा निकला। मैंने कहा तुम्हारे गिरफ्तार होते ही भाग गया। आएगा, वो भी आएगा और बहुत से लोग आएंगे तुम्हारी खबर लेने। वो बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा हम पहले से यहाँ मौजूद होंगे सबका इस्तकबाल करने के लिए। इतनी बड़ी हवेली है, सबको अलग अलग कमरों में दफन करना पड़ा तब भी जगह कम नहीं होगी। उसके साथ ही मैंने बड़ी फुर्ती से उसके सीने पर लात दे मारी। वो डिक्की से टकरा के उछला और नीचे गिर गया। मैंने नीचे झुककर उसको बालों से उठाया और पैरों पर खड़ा कर दिया। अंदर चलो, पहले तुम्हारा करिया करम हो जाए। मैंने उसे आगे धकेला। मैंने एक दरवाजे के टूटे शीशे में हाथ डाला और जाम हो जाने वाली कुंडी को खोलने की कोशिश की, लेकिन जंग ने चुटकी को तकरीबन वेल्ड कर दिया था। वो मेरे पीछे पड़ा था, मगर मुझे उसकी तरफ से कोई तशवीश ना थी। मेरी किक ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। उसमें इतनी जिस्मानी कुव्वत ना थी कि मुझ पर हमला कर सके। दरवाजे को खोलने की अब यही एक सूरत थी कि मैं धक्का मार के गले हुए कब्जों को पट से जुदा कर दूं या चुटकी निकाल दूं। दरवाजा इतनी मजबूत लकड़ी का और इतना भारी था कि इसके टूटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। मेरे कंधे से एक टक्कर मारी, दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने दूसरी मरतबा ज्यादा कुव्वत सर्फ की और दरवाजा कुछ अंदर की तरफ झुका। मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने मुसलसल दाएं और बाएं शाने को बारी बारी इस्तेमाल किया। दरवाजा झूलने लगा और शायद अगली टक्कर से नीचे जा पड़ता, लेकिन उसी वक्त कोई चीज मेरे सर से टकराई। मेरी सांस फूली हुई थी। ज़रब ने मुझे चकरा दिया। उस बदमाश ने लेटे लेटे हाथ बढ़ा के पत्थर उठा लिया था और वो मुझ पर खींच मारा। पत्थर खासा बड़ा था और निशाने पर भी लगा था,
मगर बहुत कम वक्त के साथ फेंका गया था। उसके जिस्म की तवानाई मेरे बराबर होती तो इसी पत्थर से वो मेरा सर पाश पाश कर देता। मैंने दम लेने के लिए दरवाजे का सहारा लिया और फिर नीचे बैठ गया। जरा सी देर के लिए हर चीज आउट ऑफ फोकस होने लगी थी। मैंने उसे दूसरे पत्थर के लिए रेंगते हुए और हाथ बढ़ाते हुए देखा। उसका हाथ उठा तो मैंने अपने सर को झटका पत्थर जन से गुजरा और मेरे सर को बिस करता दरवाजे पर जा लगा। इस दूसरे पत्थर को फेंकने में उसने अपनी तमाम कुव्वत सर्फ कर दी थी। अगर निशाना खता ना होता तो मुझे उसकी तरफ से गाफिल रहने की बहुत सख्त सजा मिलती। 2 मिनट में मेरे खवास बहाल हो गए। मैं उठ के उसकी तरफ बढ़ा। मेरे जारहाना अजाइम का अंदाजा करते हुए उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी बेरहमी से उसके मुंह पर ठोकर मारी। वो जमीन पर लुढ़क गया। मैंने दूसरी किक उसकी पसलियों में मारी। वो बिलबिलाया और दौरा हो गया। मैंने उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाया और एक वहशियाना कुव्वत के साथ दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा बड़ी आवाज के साथ अंदर गिरा। खाली कमरे में उसकी गूंज के साथ ही उस शख्स की आखिरी चीख बुलंद हुई। मैंने अंदर कदम रखने के बाद नीचे बैठकर उसकी नब्ज देखी। वो जिंदा था और नब्ज की रफ्तार कुछ कम जरूर थी, लेकिन तशवीश की कोई बात ना थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बारी भरकम दरवाजा इसके ऊपर नहीं गिरा था, वरना इसकी हड्डियां टूट जाती और शायद वो मर जाता। कमरे के फर्श पर गर्द थी, तिनके थे और उन पर परिंदों की बीट के ढेर थे जो इस वसी अरीज कमरे की बुलंद छत में आशियां बंदी किए बैठे थे। न जाने उनकी कितनी नस्लें इसी वैराने में पैदा होकर खत्म हो चुकी थी या कायनात की वुसअत का अंदाजा करने के लिए परवाज कर गई थी। कमरे के वस में एक फानूस का आहनी ढांचा लटका हुआ था, जिसमें ना शीशा था, ना होल्डर थे और ना बल्ब। पंखों की जगह सिर्फ उनकी लंबी लंबी डंडियां छत से आवेजा रह गई थी। निकालने वाले वो सब कुछ निकाल कर ले गए जो निकाला जा सकता था। दीवारों पर से स्विच बोर्ड और बिजली के तार उतार लिए गए थे। अगर खसरू परवेज ने विलायत जाते वक्त इस महल में फर्नीचर छोड़ा था तो अब उसका नामो निशान तक न था। मैंने आधे घंटे में नीचे ऊपर के सब कमरे, बाथरूम, बावर्ची खाने देख लिए। सब कमरे वुसअत के एतबार से हाल लगते थे। सबकी छत कम से कम 16 फुट बुलंद थी। बिजली का कनेक्शन बहुत पहले ही कट चुका था। अब अंदर पीने के लिए पानी तक न था। किसी कमरे में रोशनी का इंतजाम तक न था और कोई कमरा इस काबिल न था कि रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो सके। कोई वीरानी सी वीरानी है। मैंने लकोदक महल का दिदारा करके सोचा, कितने शौक से और कितने गुरूर से नवाब खसरू जमशेद ने यह कसर बनवाया और सजाया होगा। बनाने वालों और सजाने वालों ने इसको नवाब साहब के ज़ौक़ व शौक के मुताबिक ढालने में कितना वक्त सर्फ किया होगा और कितना पसीना बहा के इसको मुकम्मल किया होगा। लूटने वालों ने इसे कैसा लूटा कि अंदर कील तक न छोड़ी। न जाने पीतल की वो तख्ती कोई क्यों नहीं ले गया जिस पर कसरे जमशेद के अल्फाज गुंदा थे। इसे संगे लूहे बिजार की तरह छोड़ दिया गया। अपने कैदी को मैंने ऊपर की मंजिल पर एक दरमियानी कमरे में मुंतकिल कर दिया। अगर वहां वो चिल्लाता तब भी उसकी आवाज इन दीवारों के सिवा कोई ना सुनता। हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर मैंने उसे कार की डिक्की से रस्सी ला के फिर बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस के नीचे उतराया। सूरज शुरू हो चुका था और भूख से मेरी हालत गैर थी। मैंने गुज़िश्ता रोज दोपहर के वक्त खाना खाया था। उसके बाद मुझे चाय की एक प्याली तक नसीब नहीं हुई थी। कार को दोबारा निकालना एक और ड्राइविंग टेस्ट साबित हुआ, लेकिन इस मरतबा मैंने कार पर खराश नहीं आने दी। मेरी सारी हालत सूट पहनने के बावजूद ऐसी हो रही थी कि मेरा कार में होना जरूरी था। सड़क पर से गुजरने वाले मजदूरों ने इस सवेली से निकलने वाली शानदार कार को हैरत से देखा। मैंने समनाबाद के बाजार का रुख किया। एक दरमियाने दर्जे के होटल में नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ खरीदारी की। एक थर्मास में चाय ले जानी थी। बिस्कुटों के कुछ डिब्बे, सिगरेट और एस्प्रीन लेकर मैंने वापसी इख्तियार की। अगर मुझे इसी वैरानी में रिहाइश इख्तियार करनी पड़े तो मुझे और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहनने के कपड़े, 2-4 बर्तन, कम से कम चाय, काफ़ी बनाने का सामान, लालटेन और मिट्टी का तेल, फर्श साफ करने के लिए एक झाड़ू, सोने के लिए एक दरी और एक तकिया। लेकिन ये शॉपिंग बाद में भी की जा सकती थी। पहले यह ज़रूरी था कि मैं अपने कैदी को जिंदा रखने का सामान फराहम करूँ। वो मर गया तो मेरी तफ्तीश दरी की दरी रह जाएगी। जल्दी किसी बात की नहीं थी। मेरे काम में मुदाखलत करने वाला कोई नहीं था और मैं तहिया कर चुका था कि ना इस शख्स को मरने दूंगा और ना कत्ल होने दूंगा। मैं इसकी ज़बान से वो सब कुछ सुनूंगा जो इसे मालूम है। इस बार मैंने गाड़ी को सड़क पर छोड़ा और अंदर पहुंचा। वो फिर होश में था और आंखें खोले पड़ा था। उसके बदन पर सिर्फ पतलून रह गई थी। चुराचे रस्सी के हर बल का दील, चोट के हर जख्म और हर खराश उसके शानों, कमर, पेट और सीने पर नुमाया थे। आदमी वो यकीनन सख्त जान था और बुज़दिल भी नहीं था, वरना मेरे सामने गिड़गिड़ाता और बुई से रहम की भीख मांगता कि वो मेरा दुश्मन नहीं, महज हुक्म का गुलाम है। लेकिन अभी तक उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। मैंने उसे आज़ाद किया और खाने पीने की चीज़ें उसके सामने रख दी। इस थर्मास में चाय है, मैंने कहा, और ये बिस्किट है और एस्प्रीन है। तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं कर देते? वो रुक रुक कर बोला।
मुझे जिंदा क्यों रखना चाहते हो? इसलिए कि मुझे तुमसे चंद सवाल करने हैं। मैंने अपने बैठने के लिए रूमाल बिछा के कहा और सिगरेट चला ली। तुम अगर मरना चाहते हो तो ये समझ लो कि तुम्हारी मौत आसान नहीं है। तुम्हें कत्ल करना ही होगा तो मैं खुद नहीं करूंगा, तुम्हें तुम्हारे साथियों के हवाले कर दूंगा, मगर ये मेरी मर्जी पर मुनहसर है। मजबूरी में बहुत से लोगों को मैंने खुद ठिकाने लगाया है। उसने बिस्किट चरने शुरू किए और देखते देखते पूरा डिब्बा साफ कर गया। वो मेरी तरह भूखा था, लेकिन उसकी जिस्मानी तवानाई मुझ से ज्यादा खर्च हुई थी। गर्म गर्म चाय के साथ उसने एस्प्रीन निकल ली और बिल्कुल ताज़ा दम नजर आने लगा। तुम समझते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, वो बोला। मेरी जबान आज तक पुलिस नहीं खुलवा सकी। हमारी पुलिस वाकई बहुत नाअहल है, मैंने कहा, कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं समझता ही नहीं, जानता भी हूं कि तुम मेरी हर बात का सही जवाब दोगे। तुम चौधरी दिलावर के लिए कब से काम कर रहे हो? कौन चौधरी दिलावर? वो बोला। मैं तो अपना नाम भी नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम जानते हो, मैंने तन से कहा। एसपी साहब के घर में किससे मुलाकात करने गए थे? उसे मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल के हाथ में थाम लिया। मिस्टर फोरमैन, मैंने कहा, मुझे तुम्हारे नाम से कोई गर्ज नहीं। मैं जानता हूं कि तुम फोरमैन भी नहीं हो, लेकिन एक शाम तुमने दीगर 5 अफराद के साथ मिलकर मुझे लकड़ी के एक क्रेट में पैक किया था। वो भी तुम्हारी तरह नकली फोरमैन थे। उनमें से 2 मुझे ट्रक में डाल के रवाना हुए थे, लेकिन लोड कर नहीं आए थे। बाकी 3 कहाँ हैं? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, वो बोला। मैंने सिगरेट को फर्श पर रगड़ के बुझाया और खड़ा हो गया। अभी वक्त है याद करो वो लोग कौन थे। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर रख दिया।